तो आज हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं बेस्ड ऑन VACPR थ्योरी। तो उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर के तौर पे हम यूज़ करेंगे CH4 PCl5 SF6 का स्ट्रक्चर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि CH4 के स्ट्रक्चर और VACPR थ्योरी के फंडामेंटल आइडिया से हम NH3 और H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से PCl5 के स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो VACPR थ्योरी को यूज़ करते हुए हम SF4 जैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ClF3 जैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। सिमिलरली SF6 का स्ट्रक्चर अगर पता हो तो हम BrF5 और XeF4 इस तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं CH4 के स्ट्रक्चर पे। तो CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था VACPR थ्योरी के बारे में बात किया था। वो थ्योरी ये कहता है कि जितने भी बॉन्ड बनता है, जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाता है सेंट्रल एटम के, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक दूसरे को रेपल करता है और मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होता है। वैलेंस शेल में ही मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होता है। यह है VACPR थ्योरी का क्रक्स। अब वहाँ पर वो बॉन्डेड पेयर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, या फिर लोन पेयर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। लोन पेयर थोड़ा ज़्यादा रेपल करता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कम रेपल करता है। हाँ, रेपल करता है लेकिन थोड़ा कम रेपल करता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खैर, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस बॉन्ड, अगर एक दूसरे को रेपल करके मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होता है तो फिर जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो फिर सिचुएशन ऐसा बनता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एटम्स को देखिए जो कि पेरिफेरल एटम्स होगा। हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस में से जब सिचुएटेड होगा, वैसे सिचुएशन में जो बॉन्ड एंगल बनता है सेंट्रल एटम के साथ पेरिफेरल एटम्स को मिला दे, चाहे इनको मिलाए या फिर इनको मिलाए या फिर इनको मिलाकर देखे, तो फिर यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है, जो भी किसी भी बॉन्ड एंगल को देखें तो वो बॉन्ड एंगल जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था वो होता है 109.5 डिग्री का। अब देखिए इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सारे पेरिफेरल एटम्स के सेंटर को आप मिला दें। नीचे वाले जो हाइड्रोजन एटम्स है इनको हमने मिला दिया, जो भी बाहर की तरफ एटम होगा उन्हें आप मिला दें, तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। अब इनके सेंटर को अगर ऊपर वाले इस एटम के सेंटर के साथ मिला दिया जाए तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर लेता है। अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो बेस इसका इस तरह का ट्रायंगुलर होगा और फिर ऊपर एक पॉइंट से आप इस ट्रायंगल के वर्टिसीज को मिला दें तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रॉन भी आप कह सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का कहलाता है। अब यहीं से जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि NH3 और H2O का स्ट्रक्चर हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें NH3 के केस में क्या होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, CH4 का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर 4 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन NH3 के केस में 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक लोन पेयर रहता है यहाँ पर। सो ऊपर एक लोन पेयर रहता है। अब देखिए अगर लोन पेयर के जगह पे यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम होता तो फिर ये जो बॉन्ड एंगल बनता, ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता अगर यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम होता। ऑब्वियसली नाइट्रोजन के केस में ऐसा होता नहीं है। अगर सेंट्रल एटम कार्बन होता तो 109.5 डिग्री एंगल बनता। लेकिन यहाँ पर चूंकि लोन पेयर है और लोन पेयर बॉन्डेड पेयर को थोड़ा ज़्यादा रिपेल करता है। वैसे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया था, थोड़ा रिवीजन के तौर पे और थोड़ा सा देख ले एक बार। चूंकि ये थोड़ा ज़्यादा रिपेल करता है बॉन्डेड पेयर्स को, तो ये
नीचे की तरफ रेपेल्ड होगा बॉन्डेड पेयर्स, और नीचे की तरफ अगर ये सारे एटम्स रेपेल्ड होंगे, बॉन्ड रेपेल्ड होगा तो एटम भी नीचे की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स भी नीचे बॉन्डेड होगा, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, बॉन्ड एंगल जो बन रहा है, ये बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली इस एंगल से थोड़ा छोटा बनेगा, क्योंकि ये सारे एटम्स नीचे जाते हुए एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में जो एंगल बनता है, ये एंगल अब की बार 109.5 डिग्री का ना बन के 107 डिग्री का बनता है। और यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इन तीनों एटम्स के सेंटर्स को मिलाना होगा, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ऑब्वियसली ये भी अब बाहर की तरफ ही हो गया। अगर यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ होता एटम तो फिर ये बाहर की तरफ नहीं होता, लेकिन एटम तो है नहीं, तो ये बाहर की तरफ हो गया, तो इसके सेंटर को भी इनके साथ मिला दे तो देखिए आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसा ही है, लेकिन इसे कहा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पर नीचे चूँकि ट्राइंगल जैसा एक स्ट्रक्चर है और ये पिरामिड बन रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, फिर भी इसे एक अलग अलग सा नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब H2O के केस में आ जाता है। H2O के केस में देखिए दो लोन पेयर्स होंगे, ऑक्सीजन के एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर पीछे की तरफ। अब यहाँ CH4 का जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें से दो पेरिफेरल एटम्स को हटा दे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर जो है दो लोन पेयर्स जो है इन बॉन्डेड पेयर्स को रिपेल करेगा, और इस केस में जो एंगल बनेगा, बॉन्ड एंगल अब की बार जो बनता है ये 107 डिग्री से भी थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पर ये एंगल 104.5 डिग्री का बनता है। और इसका अगर शेप देखें तो ये वी शेप्ड होता है, ये वी शेप्ड होता है, इसे बेंट शेप भी कहा जा सकता है। ये वी शेप्ड होता है, बेंट भी कहा जाता है इसे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं PCl5 के केस में, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर अगर VSEPR थ्योरी अप्लाई करें तो वो ये कहता है कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहाँ पर 5 होंगे, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रेपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होगा। तो 5 अगर बॉन्डेड पेयर्स हो, उसमें पॉसिबल केस हमें ऐसा मिलता है। ये शेप कुछ ऐसा है कि हॉराइजेंटल प्लेन में, हॉराइजेंटल प्लेन, लेट अस से दिस इज हॉराइजेंटल प्लेन, और ये जो है ये वर्टिकल प्लेन है, दिस इज वर्टिकल प्लेन। सो हॉराइजेंटल प्लेन में ये 3 एटम्स जो है ये सिचुएटेड है, और ऊपर का ये और नीचे का ये एटम जो है ये वर्टिकल प्लेन में सिचुएटेड होता है, या फिर कहें वर्टिकल एक्सिस में ये सिचुएटेड होता है। तो ऐसे सिनेरियो में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इनके बीच। तो अगर आप बॉन्ड एंगल देखें तो सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर इन तीनों एटम्स के बीच जो बॉन्ड एंगल बनेगा, ऑब्वियसली वो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होने के कारण ये एंगल जो है, ये एंगल तो 120 डिग्री का होगा। और अगर आप यहाँ पर ऊपर वाले एटम को कंसीडर करें, नीचे वाले एटम को कंसीडर करें, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, जैसे कि इस जगह पे जो एंगल बनेगा और इस जगह पे जो एंगल बनेगा, मतलब जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, वो वर्टिकल बॉन्ड्स जो हॉराइजेंटल सरफेस में सिचुएटेड बॉन्ड्स हैं, उनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब एक बार अगर आप स्ट्रक्चर देखें इसका, तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल मिलेगा, इस तरह से हॉराइजेंटल सरफेस में सिचुएटेड एटम्स ट्रायंगुलर शेप बनाएगा। और अगर ऊपर वाले एटम को इनके साथ जोड़ दे तो हमें क्या मिल रहा है, ट्राइगोनल पिरामिड मिल रहा है। उसी तरह से नीचे वाले एटम को भी अगर आप इनके साथ जोड़ दे तो हमें एक और ट्राइगोनल पिरामिड मिल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर 2 ट्राइगोनल पिरामिड जैसा है ऊपर नीचे, तो इसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
अब इसी स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं SF4 का स्ट्रक्चर और ClF3 का स्ट्रक्चर। आते हैं सल्फर टेट्रा फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में। यहाँ पर देखिए, जहाँ पिछले केस में इस जगह पे एक एटम जुड़ा हुआ था, बॉन्डेड था, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक लोन पेयर सिचुएटेड होता है। यहाँ पर सिचुएटेड होता है लोन पेयर। आप पूछेंगे ऐसा ही क्यों? लोन पेयर यहाँ पर भी तो सिचुएटेड हो सकता था, ऐसा सिचुएशन क्यों नहीं बनता? तो इसके पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है जो कि VSEPR थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकता है। देखिए, अगर लोन पेयर यहाँ पर सिचुएटेड होगा तो ये इन बॉन्ड्स को करेगा रेपेल, इन बॉन्ड्स को ये रेपेल करेगा। सो इसे 3 ऐसे बॉन्ड्स मिलेंगे जो कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो 3 बॉन्ड्स इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस लोन पेयर के साथ। लेकिन इस केस में क्या होगा? देखिए, इस केस में आप पाएंगे कि 2 बॉन्ड्स जो है, 2 बॉन्ड्स इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ, आगे चल के आप ये पाएंगे थोड़ा ये एंगल चेंज हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए देखिए ये 2 एटम्स जो है, ये एटम्स के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि बॉन्ड के साथ बनाएगा। और यहाँ पर 2 ऐसे बॉन्ड्स मिलेंगे जिसके साथ कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 एटम्स लोन पेयर के, यानी कि 3 बॉन्ड्स लोन पेयर के बहुत करीब है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 बॉन्ड्स जो है लोन पेयर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जबकि बाकी 2 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। अगर रेपल्शन जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, ये रेपल्शन चूँकि इस केस में इस रेपल्शन का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जा रहा ओवरऑली, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर क्लासिकल सेंस में कहें तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस केस में जो है ये कम है, लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी में है ये, और ये हायर स्टेट ऑफ एनर्जी में है। तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है। और इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर इस जगह पे बनता है। अब लोन पेयर तो बॉन्डेड पेयर को थोड़ा ज़्यादा रेपेल करेगा, तो थोड़ा ज़्यादा रेपेल करने के कारण पिछले केस में जहाँ पर इन दोनों एटम्स के बीच ये जो बॉन्ड एंगल बना रहा था, ऊपर वाला एटम सेंट्रल एटम के साथ, फिर सेंट्रल एटम नीचे वाले एटम के साथ जो बॉन्ड बना रहा था, उसके कारण जो बॉन्ड एंगल इस जगह पे बन रहा था वो 180 डिग्री का बन रहा था, ऊपर सेंट्रल एटम नीचे। यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है ये 180 डिग्री का बन रहा था। लेकिन इस केस में ये इसे थोड़ा ज़्यादा रेपेल करता है, रेपेल करके थोड़ा इस तरफ दाहिनी तरफ धकेलेगा। तो यहाँ पर अब की बार जो ये बॉन्ड एंगल बनता है ये 180 डिग्री से थोड़ा कम बनता है, और 180 डिग्री से थोड़ा कम होते हुए इसका जो एंगल बनता है ये बनता है 173.1 डिग्री। सो ये वाला एंगल 173.1 डिग्री का, नियरली 173.1 डिग्री का बनता है। और जहाँ पर ये दोनों जो एटम्स हैं इनके बीच का जो एंगल था, बॉन्ड एंगल बन रहा था, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल पिछले केस में बन रहा था जो कि इस जगह पर 120 डिग्री का बन रहा था, अब की बार ये 120 डिग्री से थोड़ा ऑब्वियसली कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर इन दोनों एटम्स को रेपेल करता है, बॉन्ड को, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेपेल करता है। और अब की बार ये जो एंगल बनता है ये एंगल 120 डिग्री से कम होके नियरली 101.6 डिग्री का रह जाता है, ये वाला एंगल। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, शेप देखें, तो ये सी सॉ जैसा शेप है। सी सॉ क्या होता है? इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ये बेस होता है, और इस तरह का एक बैठने के लिए एक बेस होता है जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, और 2 बच्चे इस तरह से बैठते हैं, और फिर ऊपर नीचे वाला खेल जो होता है, एक बार ये बच्चा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, ये भी ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो दिस थिंग इज़ कॉल्ड सी सॉ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को सी सॉ स्ट्रक्चर कहा जाता है।
सी सॉ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इस केस में आते हैं, ClF3 के केस में आते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर जैसा है उसी से आप इसको समझ सकते हैं। इस बार सेंट्रल एटम क्लोरीन है और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है और पीछे की तरफ एक लोन पेयर होता है। जहाँ पर PCl5 के केस में हमें यहाँ पर एक Cl मिल रहा था, यहाँ पर एक Cl मिल रहा था, मतलब दो एटम इस तरह से जुड़ा हुआ था, ये और ये इस तरह से ये जुड़ा हुआ था। लेकिन अब की बार वहाँ पर बॉन्ड ना होके यहाँ पर हमें मिलता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर इन्हें रेपेल करता है, तो ये जो है इस तरफ थोड़ा रेपेल्ड हो जाता है, ये भी इस तरफ थोड़ा रेपेल्ड हो जाता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है, ये जो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से थोड़ा कम बनता है। इस बार ये बॉन्ड एंगल जो बनता है ये 175 डिग्री जैसा बनता है, 175 डिग्री के आसपास बनता है। ऑब्वियसली अगर आप इस वाले एंगल को देखें तो ऑब्वियसली उसका आधा बन जाता है, ये वाला एंगल उसी का आधा बन जाएगा और ये 87.5 डिग्री का बन जाएगा, उसी का आधा बन जाता है। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये टी शेप जैसा होता है, सो इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को टी शेप्ड कहा जाता है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर। अब आते हैं SF6 के केस में। SF6 में 6 बॉन्ड होंगे, 6 बॉन्ड एक दूसरे को सबसे ज़्यादा रेपेल करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल केस हमें मिलता है, इसके साथ सेंट्रल एटम को जोड़ दे, फिर सेंट्रल एटम के साथ पीछे वाले एटम को जोड़ दे, इस वाले एटम के साथ सेंट्रल एटम के सेंटर को, और फिर सेंटर से पीछे वाले एटम को जोड़ दे, और इस एटम से सेंट्रल एटम को और नीचे वाले एटम के सेंटर को इस तरह से जोड़ दे। तो हमें यहाँ पर हर जगह पे, चाहे यहाँ पर देखे या फिर इनके बीच देखे या फिर इनके बीच का एंगल देखे, हर जगह पे हमें सेम एंगल मिलता है 90 डिग्री का। और अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें तो हमें करना ये होगा कि पेरिफेरल एटम्स के सेंटर को आप जोड़ दें। पेरिफेरल एटम्स के सेंटर को जोड़ने से हमें एक स्क्वायर मिलेगा, और उसी स्क्वायर से अगर आप टॉप को इस तरह से जोड़ दें तो आपको एक स्क्वायर पिरामिड मिला। और अगर नीचे वाले एटम के सेंटर से भी आप इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो आपको एक और स्क्वायर पिरामिड मिलेगा, मतलब 2 स्क्वायर पिरामिड। तो इसे कहा जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब इसी से हम आगे BrF5 यानी कि ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड और XeF4 यानी कि ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इनका स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं। इस केस में हमें एक लोन पेयर मिलता है, BrF5 के केस में यहाँ पर लोन पेयर मिलता है, जो कि पिछले केस में यहाँ पर एक एटम जुड़ा हुआ था, इस बार यहाँ पर लोन पेयर मिलता है। लोन पेयर मिलने के कारण ये क्या होता है, लोन पेयर इन बॉन्ड्स को थोड़ा नीचे की तरफ रेपेल करता है। अब नीचे की तरफ रेपेल करने के कारण जहाँ पर ये एंगल पिछली बार 90 डिग्री का बन रहा था, अब की बार ये एंगल 90 डिग्री से थोड़ा कम हो जाता है और ये बन जाता है 84.8 डिग्री का, 84.8 डिग्री बन जाता है ये वाला एंगल। अब चाहे आप इस एटम के साथ वो एंगल कंसीडर करें या फिर इस एटम के साथ बना हुआ ये वाला एंगल कंसीडर करें या फिर इसके साथ बना हुआ ये वाला एंगल कंसीडर करें, सारे एंगल्स जो है 84.8 डिग्री का ही बनता है। अब अगर आप इसका शेप देखें तो पेरिफेरल एटम्स जो है इनको अगर आप ऊपर वाले 4 एटम्स को अगर आप जोड़ दें तो आपको एक स्क्वायर मिलता है। अब नीचे वाले एटम से अगर इन एटम्स के सेंटर को जोड़ दे तो आपको एक पिरामिड मिलेगा, इसे स्क्वायर पिरामिड कहेंगे हम। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल। अब आते हैं ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड के केस में। यहाँ पर देखिए हमें मिलता है 2 लोन पेयर्स, एक लोन पेयर यहाँ ऊपर और दूसरा लोन पेयर नीचे। अब ऊपर से
जो लोन पेयर है ये इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नीचे धकेलेगा और नीचे वाला लोन पेयर उतना ही इन्हें ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के साथ नलीफाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक स्क्वायर ही मिलेगा और जो बॉन्ड एंगल था ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का ही रह जाएगा। ये एक स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये 90 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल रहेगा। सो दिस बॉन्ड एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। और इसका जो स्ट्रक्चर देखिए ये प्लेनर स्ट्रक्चर का होगा, एक ही प्लेन में रहेंगे सारे एटम्स, तो इसे स्क्वायर प्लेनर कहा जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था जो कि हम लोग VSEPR थ्योरी से समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बात करेंगे। अब ये जो पूरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड 11th के लिए, इस पूरे चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, गेट बाय।